अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो से पहले हमने बात की थी ईसीटी अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, और दूसरी वीडियो में हमने बात की थी कि ईसीटी में अप्लाई किस तरह किया जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईसीटी की जो BPS 15 की पोस्ट है ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है, और ये टेस्ट STS सीबा पोर्टल यानी सखर IBA कंडक्ट कर रहा है। 2018 में भी IBA ने ECT की टेस्ट ली थी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले 2018 का सैम्पल पेपर जो IBA ने अनाउंस किया था ECT के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि STS सीबा टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जो ECT SELD का सैम्पल पेपर है वो आपके सामने है, जिसमें 4 पार्ट्स बनाए गए थे। पार्ट 1 कंप्यूटर रिलेटेड MCQs हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन। पार्ट 2 जनरल नॉलेज या IQ या करंट अफेयर्स के MCQs हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन। पार्ट 3 पेडागॉजी या असेसमेंट या एजुकेशन के MCQs हैं, जो कि 20 क्वेश्चंस हैं। और पार्ट 4 सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस हैं। इस तरह से 100 मार्क्स का एक पेपर लिया था IBA ने, जिसमें सैंपल के तौर पर उन्होंने हर पोर्शन से कुछ ना कुछ सवालात हमें दिए हैं, ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि किस तरह से टेस्ट आनी थी। तो ये याद रखिएगा, ये 2018 का IBA का ECT के लिए सैंपल पेपर है, ये 2025 का सैंपल पेपर नहीं है। आइए इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 जो कंप्यूटर या IT रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो कमांड है लैंडस्केप की, आप इससे क्या मुराद लेते हैं? ये पेज लेआउट है, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है या पेज मार्जिन है? तो ये पेज ओरिएंटेशन है। दूसरा क्वेश्चन है टू सेव अ वर्ड बुक यूजिंग शॉर्टकट कीज प्रेस। आप क्या प्रेस करेंगे जब आपने वर्कबुक में कोई भी चीज़ सेव करनी है? तो आप यहाँ पर Ctrl+S सेव करेंगे, तो कोई भी चीज़ आप जो लिख रहे हैं वो वर्कबुक में सेव हो जाएगी। सेकंड पार्ट जनरल नॉलेज या IQ या करंट अफेयर्स का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सैम्पल पेपर का थर्ड क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज। हाईएस्ट पीक साल्ट रेंज की कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं एवरेस्ट, नंगा पर्वत, मलका पर्वत या सिक्कासर। तो डी सिक्कासर सही आंसर है। नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ K2। K2 का ओरिजिनल नेम क्या है? तो K2 का ओरिजिनल नेम गुडविन ऑस्टिन है, जो कि ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 पेडागॉजी या असेसमेंट या एजुकेशन में से क्वेश्चन है एजुकेशनल एवेल्युएशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ टीचर कैन असेस। टीचर क्या जान सकता है एजुकेशनल एवोल्यूशन की मदद से? तो इसका आंसर डी सही है। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जान सकता है, असेस कर सकता है एक टीचर एजुकेशन एवोल्यूशन प्रोसेस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे विच साइड ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिस। बेसिस यानी बेसिक एजुकेशनल प्रोसेस क्या है जॉन डीवे की नज़र में? तो वो है साइकोलॉजिकल।
डी। 7th क्वेश्चन है, इट इज़ द सेट ऑफ कोर्सेज एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये कोर्सेज का और उनके कंटेंट्स का एक मजमुआ है जो कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको करिकुलम बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। उसके बाद द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आर। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स क्या हैं? तो वो हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें सब पोर्शंस हैं। तो पहला पोर्शन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, यानी एक पैसेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं। कैन वी सी डेट द अर्थ इज़ अ ग्लोब? क्या हम देख सकते हैं कि अर्थ एक ग्लोब है? येस वी कैन। हाँ हम देख सकते हैं। When we watch a ship that sails out to sea, जब हम किसी जहाज़ को देखते हैं जो कि एक समुंदर में सफ़र करता है। If we watch closely, जब हम थोड़ा करीब से देखें, we see the ship begin to disappear, हम देखेंगे कि वो जो शिप है, वो जो जहाज़ है, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू होगा। The bottom of the ship disappears first, जो उसका तय है, नीचे का हिस्सा है शिप का, वो पहले डिसअपीयर होगा। एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शिप भी डूबती नज़र आएगी, नीचे नीचे। अनटिल वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शिप, जब तक कि हम सिर्फ उसका टॉप ही देख सकते हैं शिप का, यानी ऊपर का हिस्सा। एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल, और उसके बाद हम कुछ नहीं देख सकते। व्हाट इज़ हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस? क्या चीज़ है जो शिप को हाइड कर रही है हमसे, छुपा रही है हमसे? इट इज़ द अर्थ, ये ज़मीन है। स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज, एक ऑरेंज में आप एक पिन स्टिक करें। एंड स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, आहिस्ता से उस ऑरेंज को अपने से दूर करें। यू विल सी द पिन डिसअपीयर, आप देखेंगे कि पिन आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगी। जस्ट एज अ शिप डज ऑन द अर्थ, जैसे कि ज़मीन पर शिप गायब हो जाती है। अब इस पैसेज में से हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टोरी इज़ मेनली अबाउट, ये स्टोरी किस बारे में है? जब आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो ऑप्शंस हैं द शेप ऑफ द अर्थ, ट्रेवलिंग टू द नॉर्थ न्यू वर्ल्ड, सेलिंग शिप्स इन द ओल्ड डेज, या द शेप्स ऑफ फ्रूट सच एज ऑरेंज। ऑप्शन ए करेक्ट है, शेप ऑफ अर्थ के बारे में ये एक पैसेज है। द शिप इन द स्टोरी, शिप इन द स्टोरी यानी इस कहानी में शिप का क्या होता है? प्रोबेबली सेंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन, शायद वो समंदर के तह में डूब गई। वॉज गोइंग फार्दर एंड फार्दर अवे, वो दूर से दूर चली जा रही है। वॉज एक्चुअली अ टॉय, वो एक खिलौना थी। वॉज अ सेलिंग शिप, वो एक समुद्री जहाज था। तो बी आंसर करेक्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता से दूर जा रही थी, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा। अ ग्लोब इज शेप लाइक, ग्लोब इज शेप्ड लाइक, ग्लोब किस तरह से शेप्ड है? एन ऑरेंज, ये ऑप्शन करेक्ट है कि ग्लोब जो है ऑरेंज की तरह शेप्ड है, यानी ज़मीन एक गोल की मानंद है। उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए जाएंगे, जिनका सैंपल आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे फर्स्ट है सिनोनिम के हवाले से, देयर डाइट इज़ ऑफन ग्रॉसली अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर जो ऑफन का वर्ड है वो ग्रॉसली से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पर सी ऑफन करेक्ट आंसर है। और इन्होंने क्वेश्चन में
एक बार अलग से ऑफन लिख दिया है, ये इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था, देयर डाइट इज़ ग्रॉसली अनबैलेंस्ड, यानी ग्रॉसली मतलब ऑफन। द होल थिंग इज़ विशस सर्किल, ये सारी चीज़ जो है एक सर्किल की मानंद है, एक ख़तरनाक सर्किल की मानंद है, एक जो है ख़तरनाक, आप इस सेंस में बोल सकते हैं डेंजरस सर्किल, जो कि कभी ख़त्म ना हो, ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ है। यहाँ पर विशस का जो सिनोनिम, इससे जो मिलता जुलता लफ्ज़ है वो है सीवर। उसके बाद एंटानाइम है। एंटानाइम में आप देख सकते हैं द पीपुल मस्ट देन गो हंग्री। हंग्री का एंटानाइम क्या होगा? वेल फेड। हंग्री मतलब जो भूखा हो, और वेल फेड जिसने अच्छे तरीके से खाया पिया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्टिकुलर कंट्री माइट बी जनरस। जनरस का जो एंटानाइम है वो है माइजरली। नेक्स्ट क्वेश्चंस यूज ऑफ प्रीपोजिशन में से हैं द कमेटी रिग्रेट्स डेट इट कैन नॉट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स पेड लीव, ए फॉर बी टू सी इन डी विथ। यानी आपने सही प्रीपोजिशन रखना है, जो एक्सीड के साथ आता है तो एक्सीड के साथ टू आता है। इसके बाद क्वेश्चन है आवर कॉलेज इज एफिलिएटेड। एफिलिएटेड हमेशा विथ लेता है, एफिलिएटेड विथ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। उसके बाद आपको एरर डिटेक्शन में से कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश के सेक्शन से हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन शुरू हो चुका है, जिसमें से आपको पेपर में 60 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें इंग्लिश के साथ साथ मैथ सेक्शन होगा, जनरल साइंस सेक्शन होगा, यानी साइंस सेक्शन होगा। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी मिलेंगे। तो ये मैथ का जो क्वेश्चन है, माय ब्रदर इज़ 3 ईयर्स एल्डर टू मी, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। माय फादर वाज 28 ईयर्स ऑफ एज व्हेन माय सिस्टर वाज बॉर्न, जब मेरी बहन पैदा हुई मेरे वालिद की उम्र 28 साल थी। वाइल माई मदर वॉज 26 ईयर्स ऑफ एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, जबकि मेरी माँ 26 साल की थी जब मैं पैदा हुआ। इफ़ माई सिस्टर वॉज 4 ईयर्स ऑफ एज व्हेन माई ब्रदर वॉज बॉर्न, जब मेरा भाई पैदा हुआ, अगर उसकी उम्र मेरी बहन की पैदाइश के वक्त 4 साल थी, देन व्हाट वाज द एज माय फादर, मेरे बाप की उम्र क्या थी व्हेन माय ब्रदर वाज बॉर्न, जब मेरा भाई पैदा हुआ तो मेरी बाप की उम्र क्या थी। तो ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब बहन पैदा होती है उस वक्त बाप की उम्र 28 साल है। जैसा कि बहन की उम्र 4 साल है, फिर भाई पैदा होता है। इस हिसाब से 28 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 32 साल हो जाएंगे। तो वालिद साहब की उम्र जो है 32 साल बनेगी जब भाई पैदा होगा। तो डी 32 ईयर्स करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रीड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। इफ अ मैन साइकिलिंग along the boundary of the park at the speed of 12 kilometers per hour completes one round in 8 minutes, then what is the area of the park in square meters? इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, वो किस तरह से ये सॉल्व होगा यहाँ पर मैं आपको हिंट ही दे सकता हूँ इस वीडियो में, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपको यहाँ पर मैंने हिंट दी है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो इस पार्क की जो एरिया है वो बनेगी 1,53,600 स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड एनर्जी इज द डैश एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी है? विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, यानी यहाँ पर जो साइंटिस्ट के नाम लिखे गए हैं इनसे क्या चीज़ जुड़ी है? क्या रोइंटन के साथ एक्सरे जुड़ी है? क्या न्यूटन के साथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जुड़ी है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फेराडे के साथ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं जुड़ी। बाकी तमाम साइंटिस्ट के साथ जो सामने नाम लिखे गए हैं वो चीज़ें इनके साथ ताल्लुक़ रखती हैं। हु डिस्कवर्ड
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी किसने डिस्कवर की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? तो ये विलियम हार्वे है जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमके सिस्टम इज, यहाँ पर जाउल, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे मेजर की जाती है? तो ये सीज्मोग्राफ है, इससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर होती है। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो ये सेमीकंडक्टर्स को नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और यहाँ पर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसलिए सी सिलिकॉन सही आंसर है। उसके बाद फॉर एन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज, क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैसेस? डी 0 होती है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ECE सेक्शन में से इन द प्रेजेंट एरा डैश इंटेलिजेंस इज कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल सोर्सेस। एजुकेशनल सोर्सेस के लिए आजकल के दौर में कौन सी इंटेलिजेंस सबसे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझी जाती है? तो इसका जो है सही जवाब है वो ए है, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद एक्सपेक्टिंग यंग चिल्ड्रेन टू मेमोराइज फैक्ट्स एंड फिगर, छोटे बच्चों, जवान बच्चों से ये उम्मीद रखना कि वो फैक्ट एंड फिगर याद कर लें, ये क्या कर देगा? बी क्रिपल देयर कैपेसिटीज टू लर्न, उनके सीखने की जो काबिलियत है उसको ख़राब कर देगा। इस तरह से ये आपका सैम्पल पेपर 2018 का IBA का कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि IBA इस बार भी इस तरह का सैम्पल पेपर अनाउंस करेगी। नॉर्मली वो टेस्ट के सैम्पल पेपर्स अनाउंस करते रहते हैं जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है तैयारी करने में। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो सैम्पल पेपर जल्दी अनाउंस करेंगे और वो सैम्पल पेपर हम यहाँ पर 2025 का भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ECT के पास्ट पेपर्स के हवाले से और पास्ट पेपर जो IBA ने कंडक्ट किया था 2018 में उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से MCQs और किन एरियाज से MCQs आ सकते हैं, तो आप तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए प्रिपरेटरी वीडियोस लाऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी इस टेस्ट की तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।